सल्फेट तो हो चुका है, फास्फेट, फास्फेट। ठीक है, ये फास्फेट आया कहाँ से? ये फास्फेट रेडिकल हमको मिला कहाँ से? फास्फोरिक एसिड से, फास्फोरिक एसिड H3PO4। और लेबोरेटरी में जो हमको फास्फेट का सॉल्ट दिया जाता है तो जनरली ये सॉल्ट हमको मिलता है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। ये सॉल्ट हमको मिलता है लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, फास्फेट। और जो फास्फेट फास्फोरिक एसिड से आया, और फास्फोरिक एसिड ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब इसका एक मॉलिक्यूल 3 H+ आयन दे सकता है। इसके एक मॉलिक्यूल 3 H+ आयन दे सकते हैं, मतलब ये होगा ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड क्यों बोला ट्राई बेसिक एसिड? क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 H+ आयन देगा। इसकी बेसिसिटी क्या है? 3। और चूंकि ये 3 H+ आयन दे सकता है तो उसके सॉल्ट भी 3 तरह के बनते हैं। 3 तरह के सॉल्ट बनेंगे, 3 टाइप के सॉल्ट। यदि मान लो इसका हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें, केवल एक हाइड्रोजन मेटल से, NaH2PO4, हमने केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मेटल बेस से, तो ये हो जाएगा प्राइमरी फास्फेट। इसका नाम है प्राइमरी फास्फेट। और यदि हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी मेटल से बेस के द्वारा, यानी कि क्या बन गया? क्या बन जाएगा? Na2HPO4। दिस इज द सेकेंडरी फास्फेट। यह सेकेंडरी फास्फेट। और यदि हमने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मेटल के द्वारा तो इसको कहेंगे टर्सरी फास्फेट। मतलब फास्फेट 3 तरह का होता है। फास्फेट सॉल्ट जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी फास्फेट, सेकेंडरी फास्फेट और टर्सरी फास्फेट। ठीक है, हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो प्राइमरी, 2 रिप्लेस कर दिया सेकेंडरी, और तीनों रिप्लेस कर दिया तो टर्सरी। इसमें से ये दोनों एसिड सॉल्ट है और ये नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों बोला इसको एसिड सॉल्ट? क्योंकि H+ आयन अभी दे सकता है, ये भी H+ आयन दे सकता है, लेकिन ये H+ आयन, दिस इज नॉर्मल सॉल्ट, दिस इज एसिड सॉल्ट। अच्छा, ये एसिड सॉल्ट है तो बताओ इसका एक मॉलिक्यूल कितने आयन और दे सकता है? 2। तो इस सॉल्ट की बेसिसिटी 2 हो गई, मतलब इसका वैलेंसी वेक्टर हो गया 2, इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? m/2। इसका एक मॉलिक्यूल एक आयन दे सकता है, वैलेंसी वेक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट m/1, है कि नहीं? लेकिन ये नॉर्मल सॉल्ट है, कोई H+ आयन नहीं देगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग सॉल्बिलिटी देख लें फास्फेट सॉल्ट की। सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी, हाँ देखो, all the alkali metal phosphate, all the alkali metal phosphate except lithium, ammonium, except lithium, ammonium, soluble in water, soluble in water। alkali metal phosphate, लिथियम अमोनियम को छोड़ दो, बाकी सब पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, एल्कली मेटल फास्फेट, लिथियम अमोनियम को छोड़ दो। लिथियम भी एल्कली में आता है ना, लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, एल्कली मेटल बाकी सब सॉल्युबल है। अच्छा, अर्थ मेटल की बात करें तो, ये तो बात एल्कली मेटल की, अर्थ मेटल की बात करें तो अर्थ मेटल की केवल प्राइमरी फास्फेट सॉल्युबल है, बाकी कोई नहीं। अर्थ मेटल की केवल प्राइमरी फास्फेट, लिखो प्राइमरी फास्फेट ऑफ अर्थ मेटल, प्राइमरी फास्फेट ऑफ अर्थ मेटल soluble while other insoluble।
हाँ, प्राइमरी फास्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बताओ, पहले ये बताओ हमको, ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि एल्कली मेटल फास्फेट सब सॉल्युबल है लेकिन लिथियम फास्फेट पानी में सॉल्युबल नहीं है, क्यों? हाथ उठाओ। सोडियम फास्फेट Na3PO4 ये पानी में सॉल्युबल है लेकिन इसका लिथियम सॉल्ट बनाओगे तो Li3PO4 ये सॉल्युबल नहीं है, क्यों? क्लियर हुआ? सबकी आवाज आनी चाहिए। बैठ जाओ चाहे। अब देखो समझ में आ रहा है ना, याद हो गया ना कि लिथियम फास्फेट सॉल्युबल नहीं है, बाकी सब सॉल्युबल है। ठीक है, और से देखो प्राइमरी फास्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे मतलब हमने कहा कैल्शियम प्राइमरी फास्फेट अर्थ मेटल है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम के प्राइमरी फास्फेट का फॉर्मूला, प्राइमरी फास्फेट का मतलब उसमें एक ही रिप्लेस होना चाहिए। प्राइमरी में तो एक ही ना हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो जब एक ही रिप्लेस होगा तो बताओ इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या होगा? ये -1 ही चार्ज आएगा, क्योंकि एक H+ निकलेगा तो एक ही में चार्ज आएगा। तो बताओ प्राइमरी फास्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ? H2PO4-, बोलो यही होगा। अच्छा, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 होता है। तो मतलब फॉर्मूला निकालते समय क्रॉस कर देंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? CaH2PO4 ये है प्राइमरी फास्फेट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, सेकेंडरी फास्फेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? 2 H+ रिप्लेस करेंगे, जब 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 पॉजिटिव के ऊपर क्या होगा? 2 नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या होगा? HPO4-2 यही ना होगा। और कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? CaHPO4 दिस इज सेकेंडरी फास्फेट। ये हो गया प्राइमरी फास्फेट। ये पानी में सॉल्युबल है लेकिन ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फास्फेट का सबसे मेन टेस्ट क्या है? जैसे कि सल्फेट का सबसे मेन टेस्ट है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। सल्फेट को टेस्ट करना हो तो मेन एक ही टेस्ट है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। बेरियम सल्फेट डालोगे और बेरियम क्लोराइड डालोगे तो बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी आएगा। तो फास्फेट का मेन टेस्ट कौन सा है? जब आप अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, दिस इज टेस्ट ऑफ फास्फेट। एग्जाम में ये भी आता है अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट फॉर कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, नाइट्रेट। ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर 4 ऑप्शन देगा। ब्लू रिंग टेस्ट फॉर 4 ऑप्शन दे देगा। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट फॉर 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन है ये, आता है इस तरह से। ये तुमको याद रखना है कि आखिर हर रेट का स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है। बताइए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किसका है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किसका? सल्फाइटा या सल्फाइडा? सल्फाइड, हाँ डा, S-2 है ना। ब्राउन रिंग टेस्ट किसका है? नाइट्राइट और नाइट्रेट। ब्लू रिंग टेस्ट किसका है? ब्लू रिंग टेस्ट थायोसल्फेट का। ब्लू रिंग टेस्ट थायोसल्फेट आया समझ में। और अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट किसके लिए है? फास्फेट के लिए। हाँ, अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला क्या होता है? MO2O, अमोनियम MO2O4 पुट करो। अमोनियम मॉलिब्डेट ये अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला, अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 ये है टेस्ट फास्फेट के लिए। करना क्या है? फास्फेट का सॉल्ट ले लो जो दिया जाए, वैसे लेबोरेटरी में यही दिया जाता है सबको, डाई सेकेंडरी फास्फेट ही मिलता है सबको। ये मान लो ये फास्फेट का सॉल्ट है, इसमें क्या करो? नाइट्रिक एसिड डाल दो और फिर इसी में अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दो, इसी को। ठीक है, सॉल्ट ले लिया फास्फेट का, इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दो और फिर उसमें डाल दो अमोनियम मॉलिब्डेट और डाल के इस पूरे मिक्सचर को गर्म करो, हीट करो।
सॉल्यूशन पूरा गर्म हो जाए, फिर इसको ठंडा करो। ठंडा किसमें करना? टैप वाटर में। मतलब टैप वाटर डालना नहीं है, जैसे हमारा समझो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें तुम्हारा सोल्यूशन है, तो तुमको यहाँ से पानी गिराना है ऊपर से टेस्ट ट्यूब के ऊपर। मतलब टेस्ट ट्यूब के ऊपर गिरा के टेस्ट ट्यूब को ठंडा करना है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं डालना पानी, बाहर से गिरा के तुमको टेस्ट ट्यूब को ठंडा करना है। तो क्या क्या? हीट करना है एंड देन कूल इन टैप वाटर। पहले इसको गर्म कर लेना है, उसके बाद फिर टेस्ट ट्यूब को ठंडे पानी से कूल करना है, टैप वाटर से कूल करना। तो हम पाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमको येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिलेगा, येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका? अमोनियम फास्फोमाल्विडेट का। अमोनियम फास्फोमाल्विडेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? NH4 होल थ्राइस PO4 12 MoO3। ये अमोनियम फास्फोमाल्विडेट का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसमें नाइट्रिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा लेना है और अमोनियम मॉलिड का अमाउंट कम मिलाना है। ये स्टोकियोमेट्री में लिख दिए। 21 मालिक्यूल नाइट्रिक एसिड के, 12 मालिक्यूल अमोनियम माल्विडेट के, 1 मालिक्यूल फास्फेट का। मतलब रेशियो क्या होगा? 1:12:21। मतलब ज़्यादा मिलाना नाइट्रिक एसिड। और फिर हीट करके कूल करेंगे तो हमको उस सोल्यूशन के अंदर येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका? अमोनियम फास्फोमाल्विडेट का, जिसका ये फॉर्मूला है। ये फास्फेट को टेस्ट करने का मेन टेस्ट है अमोनियम माल्विडेट टेस्ट। हर रेडिकल के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जैसे कि क्लोराइड के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कल बताया था, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड का है। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्राइट नाइट्रेट का है। ब्लू रिंग टेस्ट थायोसल्फेट का है। नाइट्रोक्लोसाइड टेस्ट सल्फाइड का है। ये सारे टेस्ट याद रखो कौन किसके लिए है। और देखो ये अभी हम लोग फास्फेट पढ़ रहे हैं, जब हम लोग बेसिक रेडिकल पढ़ेंगे बेसिक रेडिकल, तो आर्सेनेट भी यही टेस्ट देगा। सेम यही टेस्ट फास्फेट भी देता है, यही टेस्ट आर्सेनेट भी देता है। एक ही परिवार के है ना, फास्फोरस आर्सेनिक बता एक ही परिवार के हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हाँ, आर्सेनिक तुमको किस ग्रुप में आता है पता है? आर्सेनिक किस ग्रुप में आता है? 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, किस ग्रुप में आता है आर्सेनिक? प्रैक्टिकल किया तुम लोगों ने स्कूल में कि नहीं? नहीं किया है? किया है तो बताओ आर्सेनिक किस ग्रुप में आता है? 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में आता है आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम बस। 0 ग्रुप में आता है अमोनियम, फर्स्ट ग्रुप में आता है लेड, सिल्वर, मर्क्यूरस, और सेकंड ग्रुप में आता है कॉपर, मरकरी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आर्सेनिक किसमें आता है? सेकंड ग्रुप में आता है। ये सेकंड ग्रुप का रेडिकल है। मतलब हम सेकंड ग्रुप का जब टेस्ट करेंगे, आर्सेनिक का टेस्ट करेंगे, वहां भी सेम यही टेस्ट आएगा। कहने का मतलब ये टेस्ट एसिड रेडिकल में फास्फेट देता है, बेसिक रेडिकल में आर्सेनिक देता है, आर्सेनेट के रूप में। बात समझ आई? अच्छा, तो दोनों एक ही टेस्ट देते हैं तो पता कंफ्यूजन हो गया, मेरा सॉल्ट तो अननोन है और हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया, हमको येलो क्रिस्टल मिल गया, तो हम कैसे श्योरिटी हो कि वो फास्फेट है? हो सकता है आर्सेनेट हो, क्योंकि आर्सेनेट भी तो यही टेस्ट देता है। इनको अलग कैसे करें? इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करें? नोट करो, फास्फेट एंड आर्सेनेट बोथ गिव अमोनियम माल्विडेट टेस्ट। फास्फेट एंड आर्सेनेट बोथ गिव yellow precipitate with ammonium malvidate. Phosphate and arsenate both give yellow precipitate with ammonium malvidate.
phosphate and arsenate both give yellow precipitate with ammonium malvidate. दोनों का स्टेट सेम है, तो फिर अलग कैसे करें, डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये है कि जो भी येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको तुम अमोनियम स्टेट में डाल के गर्म कर दो। इस येलो प्रेसिपिटेट को अमोनियम स्टेट में डाल के गर्म कर दो, वो प्रेसिपिटेट घुल जाएगा। और जब उसको ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो समझना वो आर्सेनेट है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो समझना वो फास्फेट है। मतलब उनको अलग करने के लिए तुमको यूज करना होगा अमोनियम एसीटेट। नोट करो, लिखो येलो प्रेसिपिटेट soluble in boiling solution of ammonium acetate. Yellow precipitate soluble in boiling solution of ammonium acetate. Yellow precipitate soluble in boiling solution of ammonium acetate. Yellow precipitate soluble in boiling solution of ammonium acetate. After cooling, if white precipitate is appear, after cooling, if white precipitate appear, then it will be arsenate. It will be arsenate. तो मतलब वो आर्सेनेट है, फास्फेट नहीं है। क्यों प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब ये प्रेसिपिटेट क्यों बन रहा है? ठीक है, इसमें अलग से अमोनियम एसीटेट में जब हम लोग डिसॉल्व कर उसके बाद इसका क्यों पीपीटी है? मतलब पहले से डिसॉल्व हो गया अमोनियम एसीटेट में, लेकिन उसको जब हम ठंडा कर रहे हैं तो हमको यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो समझना वो आर्सेनेट है, और नहीं मिला तो फास्फेट है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि ठंडा करने पर ये प्रेसिपिटेट क्यों आ रहा है कि नहीं? है ना, प्रेसिपिटेट आ रहा है जबकि इसमें नहीं आ रहा। तो क्यों, कब प्रेसिपिटेट आता है कब प्रेसिपिटेट नहीं आता है, ये इसका भी कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट तुमको कहाँ मिलेगा? आयनिक इक्विलिब्रियम में। और कंसेप्ट क्या है? प्रेसिपिटेशन का भी होता है जब सोल्यूशन में आयनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, मतलब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। तुम लोग अभी आयनिक में बताया जाएगा। कहीं भी प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से, केएसपी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है। समझिए कि नहीं? इसका अंदर इस अमोनियम आर्सेनेट, आर्सेनेट के केस में जो आयनिक प्रोडक्ट है वो केएसपी से ज्यादा हो जा रहा है उसके केएसपी से, जिस वजह से प्रेसिपिटेट कर रहा है, जबकि ये प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है। तो कहीं भी प्रेसिपिटेशन होगा उसका कंसेप्ट है आयनिक प्रोडक्ट सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रेसिपिटेट करेगा, नहीं तो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। फिर कहोगे आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? बोलो तुम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में। और देखो ये टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का, ये टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम का है, लेकिन पूरा कंसेप्ट किसमें लगता है? केमिकल का। हम तुम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में बताए थे क्यू की वैल्यू के से ज्यादा है तो बता रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। और क्यू के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। तो जो हम क्यू बोल रहे थे वही आयनिक में आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और जिसको हम के बोल रहे थे वही आयनिक में केएसपी हो जाएगा। केवल कंसेप्ट वही रहेगा, केवल नाम बदलेगा बस। ये टॉपिक तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम का है और ये टॉपिक आयनिक का। और आयनिक अभी पढ़ाए है नहीं, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन हम समझे कंसेप्ट देंगे इसमें भी। बस सेम वही चीज है, ये क्यू और ये के। क्यू मोर देन के, जैसे समझो कि ये AgCl है, ये टूट के क्या दे रहा है? Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है, और तुमने इसका क्यू निकाला। हाँ, क्यू कैसे निकालते हैं? हाँ, क्यू निकालने का वही फॉर्मूला जो के का होता है। ठीक है, तो पहले के निकालो, बताओ के निकालने का फॉर्मूला बताओ। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बताइए सॉलिड है? नहीं लेंगे, क्यों इसको लेंगे? तो मतलब इसका के निकालने का फॉर्मूला ये हुआ, हो गया। अच्छा, मान लो सोल्यूशन के अंदर इसका के वैल्यू, मान लो इसको हमको दिया गया, इसका के वैल्यू 10 का पावर -2 लिखा है मान लो। और तुमने क्या किया? सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट, तुमने सिल्वर आयन मिला दिया, इधर से क्लोराइड आयन भी मिला दिया, दोनों मिला दिए अंदर।
ये तुमने मिलाया 0.01 मोलर का, ये मिलाया 0.01 मोलर का, ये कितना मिला 0.001 मोलर का मिलाया, दोनों को मिलाया अंदर। तो मिलाने के बाद क्या ये प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सॉल्यूशन के अंदर क्या निकालेंगे, Q, और Q वैसे ही निकालेंगे जैसे K निकालते हैं। तो K निकालने का फार्मूला ये है, तो Q निकालने का भी यही फार्मूला होगा। हाँ बताओ, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 का पावर -2, और यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है, 10 का पावर, तो उसको सॉल्व करेंगे तो -5 हो गया। बताओ ये Q की वैल्यू K से कम है, मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यहां कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। मान लो K की वैल्यू 10 का पावर -6 होती तो बताओ Q ज्यादा हो गया K, मतलब जैसे ही तुम इनको मिलाओगे प्रेसिपिटेट बन जाएगा अंदर। प्रेसिपिटेशन तभी होता है जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से, मतलब Q इज मोर देन K। बोलो, बात समझ में आई? हाँ बोलो। हाँ प्रेसिपिटेट कर रहा है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं, मतलब अभी भी सॉल्यूशन के अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, और कुछ AgCl भी होगा। सॉल्यूशन में 3 होंगे। कंप्लीट का मतलब कोई या तो ये रहे या तो ये रहे, जबकि सॉल्यूशन में ये भी है, कुछ ना कुछ अनडिसोसिएट AgCl भी रहेगा, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं। तो मतलब इस सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड आयन के अलावा कुछ ना कुछ AgCl भी रहेगा जरूर। बेटो मतलब ये सॉल्ट ऐसे तुम्हें आयनिक के बाद और अच्छा समझ में आएगा, इसलिए भी रोक रहे हैं इसको हम, एसिड रिडकल के बाद बेसिक इसलिए भी रोक रहे हैं ताकि हम आयनिक भी पढ़ा दें और तुम्हारा प्रॉपर्टी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज हो जाए, तो सॉल्ट का अच्छा समझ आएगा, फिर रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, है ना। और देखो, मान लो फास्फेट का सॉल्ट है और हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, क्या हमको कुछ प्रेसिपिटेट मिलेगा? बोलो, फास्फेट का सॉल्ट है, हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, क्या हमें कुछ प्रेसिपिटेट मिलेगा? बताओ, ये भी पानी में सॉल्युबल है, आल्डी नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सॉल्युबल है, तो जब सॉल्युबल है तो आयनों में टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा, ये अपोजिट चार्ज के आयन आपस में टक्कर मारेंगे, पॉजिटिव आयन इससे को भी टक्कर मारेगा, यही पॉजिटिव आयन इसको भी टक्कर मारेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको भी टक्कर मारेगा, ये नेगेटिव इसको भी टक्कर मारेगा। लेकिन जब टक्कर आपस में सेम की होगी तब तो कोई प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही सॉल्युबल है, टक्कर आने के बाद भी सॉल्युबल रहेंगे, तो बता टक्कर मारे ना मारे कोई फर्क। लेकिन जब टक्कर फास्फेट की सिल्वर से होगी अपोजिट चार्ज की, बता फॉर्मूला क्या बनेगा, Ag3O4, बोलो बनेगा? क्या ये प्रेसिपिटेट कर पाएगा? यस या नो? बोलो क्यों? अभी लिखवाया था बोर्ड पर, अल्कली मेटल फास्फेट पानी में सॉल्युबल है, प्राइमरी फास्फेट अर्थ मेटल सॉल्युबल है, बाकी कोई सॉल्युबल, मतलब ये भी सॉल्युबल, तो मतलब ये प्रेसिपिटेट करेगा। तुमको येलो प्रेसिपिटेट नोट करो, येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर फास्फेट का मिलेगा। येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर फास्फेट का मिलेगा। तुमको सिल्वर फास्फेट का येलो प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि सिल्वर फास्फेट पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए प्रेसिपिटेट कर रहा है। और देखो प्रेसिपिटेट बनेगा तब जब सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन और फास्फेट आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा, सॉल्यूशन में सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन और फास्फेट आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब क्यों, वो इसके KSP से ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि बस तुमने मिलाया प्रेसिपिटेट कर जाएगा, थोड़ा सा मिलाया तो प्रेसिपिटेट तभी करेगा जब सॉल्यूशन में आयनों की
सिल्वर इधर से आ रहा, फास्फेट आयन, सिल्वर इधर से आ रहा, फास्फेट यहां से आ रहा। इस समीशन में आयनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इस सॉल्ट के केएसपी से ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रेसिपिटेट करेगा। लेकिन करेगा क्यों? क्योंकि सॉल्युबल नहीं है इनसॉल्युबल, इस वजह से। अच्छा, मान लो इसमें हम बेरियम क्लोराइड मिला दें तो, बेरियम क्लोराइड मिला दें तो क्या ये प्रेसिपिटेट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, अर्थ मेटल के प्राइमरी फास्फेट सॉल्युबल, लेकिन बाकी सॉल्युबल। तो बताइए फास्फेट तुम्हारा प्राइमरी की सेकेंडरी है? तो जब ये सेकेंडरी है तो फास्फेट तो सेकेंडरी ना बनेगा, क्या बनेगा? BaHPO4। बताइए प्राइमरी की सेकेंडरी, और सेकेंडरी फास्फेट सॉल्युबल, मतलब प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। मतलब इस लाइन को याद करने से तुमको ये फायदा होगा कि तुमको क्या मिलाने पर कब प्रेसिपिटेट कर सकता है, कब नहीं कर सकता। बस यही लाइन इसलिए लिखवाई गई। तो फास्फेट का सबसे मेन टेस्ट जरूर याद रखो जो कि पूछा जाता है, अमोनियम माल्विटी टेस्ट। और ये टेस्ट आर्सेनेट भी देता है, बेसिक रेडिकल में आर्सेनेट और एसिड रेडिकल में फास्फेट। नोट कर लिया? हाँ, लास्ट रेडिकल है एसिड रेडिकल, बोरेट।